नाज़रीन आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर खास प्रोग्राम कह कर ही मानेंगे। ये जरूर है कि गुज़िश्ता 4-5 दिनों में जो मजमूई तादाद है, यानी जो टोटल कुल जो आंकड़ा है मुल्क भर का कोरोना के नए मामलों का 24 घंटों के अंदर का, उसमें कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन अब भी ये 2 लाख के ऊपर है। जबकि पिछले साल ये 24 घंटों के अंदर सबसे ज्यादा 97,000 तक मामला गया था। अब भी मुल्क में 2,20,000 40,000 से ऊपर मामले आ रहे हैं। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि 4,300 से ज्यादा अमवात यानी मौतें हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में। ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि अगर कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं तो क्या ये समझा जाए कि जांच में कमी हो रही है या टेस्टिंग में कमी है। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, लेकिन जो मौतों की जो तादाद है, जो अमवात हैं, वो 4,300 से ऊपर हैं। ये थोड़ा जो है फिक्र बढ़ा देती है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में कोरोना से अब तक जितने लोगों की मौत हुई है, जो सरकारी आंकड़ा है, मैं किसी इधर उधर की आंकड़े की बात नहीं कर रहा, जो सरकारी आदाद शुमार है उसके मुताबिक अब तक जितनी मौतें हुई हैं उसने हिंदुस्तान को दुनिया भर में तीसरी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है मौतों के मामले में। और हिंदुस्तान में जितने केसेस अब तक दर्ज हो चुके हैं कोरोना के, इस तादाद ने, जो कि सरकारी आंकड़ा ही है, इस आंकड़े ने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है केसेस के मामले में। तो इस तरह से ये जो बात है ये बहुत चौंकाती है कि हिंदुस्तान में असल में ये जो कोरोना का फैलाव है ये दरअसल कब तक इस तरह से फैलता रहेगा और किस तरह से और कब तक जो लॉकडाउन का सिलसिला है, एक के बाद एक दूसरे तीसरे कई रियासतों ने जो लॉकडाउन को पहले ऐलान किया था 10 दिनों के लिए या 20 दिनों के लिए, वो लॉकडाउन सभी रियासतों ने लगभग उसकी मियाद को फिर से बढ़ा दिया है। किसी ने अगले 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया है, किसी ने अगले 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर मुल्क जो है वो लगभग पूरा मुल्क इन दिनों लॉकडाउन के हालात में है और बहुत ज्यादा दुश्वारियां उनके लिए पैदा हो रही हैं जो रोजाना कमाते खाते थे। रोजाना कमाने खाने वालों का जो बिजनेस है, जो उनकी तिजारत है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। और इसलिए ये यहाँ पर सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर इस तरह से हालात कब जाकर बेहतर होंगे और कब कोरोना का ये जो कहर है, ये कोरोना का कहर आखिर कब खत्म होगा। चूंकि इसी बीच अब बात ये होने लगी है कि ये तो दूसरी लहर है, ये दूसरा वेव है जिसके पहले, हालांकि जैसा वैज्ञानिकों का, सेहत के जो माहिरीन है, उनका दावा है कि बहुत पहले ही वक्त रहते इस बारे में आगाह कर दिया गया था, लेकिन हमारी जो अलग अलग हुकूमतें हैं, चाहे वो रियासत की हो या मरकज की हो, जो हमारा सिस्टम है उसने शायद उस पर बहुत सही से कान नहीं धरा या उसे बहुत सीरियसली टेकअप नहीं किया। नतीजा ये है कि जो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो अर्थियां जलाई जा रही हैं, जो लाशें दफनाई जा रही हैं, और उससे भी जायद कहीं अब वो नदियों में लाशें जो है वो बहा दी जा रही हैं। हालांकि उस पर कई तरह के सरकारों ने, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत रोक लगाने की कोशिश की है। सवाल इसको लेकर यह है कि क्या कोरोना के कहर से हिंदुस्तान जल्द आजाद नहीं होगा। कोरोना के रहते रहते ही फंगस वाली बीमारी भी आ गई है। पहले ब्लैक फंगस सुना गया, अब व्हाइट फंगस सुना जा रहा है। ये भी दावा कर रहे हैं सेहत के माहिरीन कि फंगस की ये बीमारी यानी ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, माइक्रोबासिस, लेकिन इस नई बीमारी के नहीं होने के बावजूद क्यों कई रियासतें इसे भी पैंडेमिक घोषित कर रही हैं, इसे पैंडेमिक का ऐलान कर रही हैं, और साथ ही साथ ये कि ब्लैक फंगस से होने वाली जो अमवात है, जो डेथ है, वो भी क्यों बढ़ती जा रही है। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए कई मेहमान हैं, हम उनसे उनकी राय लेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर MS कंवर, जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ होंगे अनिल मिश्रा, जो सामाजिक कारकुन है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ होंगे असित नाथ तिवारी, तर्जुमान कांग्रेस, और हमारे साथ होंगे विक्रम विदुरी, तर्जुमान BJP। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस्तकबाल तो करना है, चूंकि इस पर बात करनी है, लेकिन इस्तकबाल आखिर हम कोरोना का कब तक करते रहेंगे? सवाल यह है डॉक्टर MS कंवर साहब, कोरोना के कहर से कब आजादी मिलेगी, और क्या दूसरे वेव में जिस तरह के हालात बने, जो बातें अब सामने आ रही हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है, वो और खतरनाक हो सकती है, आखिर ये कहर कब थमेगा?
सेकेंड वेव जो थी वो तो अब काफी हद तक कम ही हो गई है। हम पेशेंट्स जो ओपीडी पेशेंट्स हैं, वीडियो कंसल्टेशंस हैं, हॉस्पिटल्स के बेड्स हैं, आईसीयू का अभी भी बेड्स मिलना मुश्किल है, लेकिन ऑन द होल वेव काफी हद तक कम हो गई है। लेकिन साथ ही साथ ये म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस की जो इश्यूज है, ये लास्ट ईयर बहुत कम केस थे, कोई इक्का दुक्का कहीं केस रिपोर्ट होते थे, किसी ने गौर तक नहीं किया। लेकिन इस बार ये एकदम से इतना बढ़ के आई है। उसके कई कारण पॉसिबल हैं जो हम आपस में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये है, जरूर है कि ये जो कोरोना की जो सेकंड लहर है, अगर आप सोचें कि ये लॉकडाउन से एकदम से नीचे आ गई, ऐसा नहीं है। ये वायरस को अपने आप अपनी मौत मरना था, वो ऐसा ही होता है। अगर आप याद करिए न्यूयॉर्क में कैसे आग लगी थी, एक तरीके से जैसे तूफान आ गया और उसके कुछ हफ्तों के बाद में ऐसे लगा कि न्यूयॉर्क की लाइफ वापस नॉर्मल हो रही है। उसी तरह दूसरे मुल्कों में हुआ, स्पेन में, इटली में। सो जहां भी हुआ वहां पे एकदम से पीक आई, और पीक कईयों में जरा स्लो आई, कईयों में बहुत तेजी से आई, लेकिन फिर उसी स्पीड पे, ऑलमोस्ट उसी स्पीड पे वो नीचे भी आ गया। होता ये है कि वायरस हर वक्त म्यूटेट करता रहता है कॉन्टिन्यूसली, और म्यूटेशंस में कोशिश ये करता है अपनी सर्वाइवल के लिए कि वो नए एक आउटर कवरिंग है, चाहे उसका आरएनए है, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करता रहता है। वो चलता, ये प्रोसेस चलता रहता है। ये जो डबल म्यूटेंट जिसकी वजह से इतनी बड़ी लहर आई हिंदुस्तान में, ये भी, इसमें कोई डबल म्यूटेंट कहने को 2 म्यूटेंट हुए, लेकिन इसमें 17-18 म्यूटेशंस तो पहले ही रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, अब तक और भी ज्यादा हो चुकी होंगी। मतलब कहने का ये है कि वायरस कॉन्टिन्यूसली म्यूटेट करता है, अपने आप को पोटेंशियली पोटेंसी बढ़ाता भी है और ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी भी बढ़ाता है। इसकी सेवेरिटी भी बढ़ जाती है कई सिचुएशन। डॉक्टर साहब देखिए, सवाल आम जुबान में सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में, चूंकि अब जो ताजा 24 घंटे का जो भी आंकड़ा आ रहा है वो भी आ ही रहा है, पूरे आंकड़े आए नहीं है, जो लास्ट 24 आवर्स है उसमें जो मौत हुई है, वो जो सरकारी आंकड़ा है वो है 4,454। एक दिन में हिंदुस्तान में 4,454 लोगों की मौत होती है। क्या हम ये नहीं समझें कि ये अब भी एक बहुत बड़ा एक कहर अभी भी बना हुआ है? जो मौतें अब रिकॉर्ड हो रही हैं, ये याद रखिए, ये वो केस हैं जो 3-3, 4-4 हफ्ते या 5 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले एडमिट हुए थे और उनकी सिवेरिटी बरकरार थी, और अभी भी वो वेंटिलेटर पे हैं या हाई फ्लो ऑक्सीजन पे हैं या सेप्सिस में चले गए या शॉक में चले गए, और उनके लिए जद्दोजहद अभी भी आईसीयू में हिंदुस्तान भर में हो रही है। सो वो उनमें से बहुत लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो ये जो पिछले कुछ हफ्ते पहले जो इतना कहर ढला था, उसका नतीजा है जो इस वक्त के पेशेंट अभी चल रहे हैं आईसीयू में, उसका ये नतीजा है। मैं जरा जल्दी से एक आंकड़े बताना चाहता हूं। जो पिछले 24 घंटों में जो 4,454 अबवात हुई हैं, यानी मौतें हुई हैं, उनमें जो केसेस दर्ज किए गए थे, महाराष्ट्र के 26,672, इसे आप 27,000 या 26,000 ही मान लीजिए, 26,000। कर्नाटक में 25,979, केरल में 25,820, तमिलनाडु में 35,483, और इसके अलावा जो बड़ा फिगर है वो है वेस्ट बंगाल 18,422, यानी वेस्ट बंगाल, केरल और तमिलनाडु 35,000। ये सारे वो स्टेट्स हैं जहां पर हालिया दिनों इलेक्शन हुए, और वहां उस दौर में भी जब मुल्क के दूसरे हिस्सों में कोरोना से हलाकतों की खबरें आ रही थी, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ के साथ कैंपेनिंग होती रही। आंकड़े अब ये बता रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा, तमिलनाडु 35,483, यानी कल की बात है, एक रोज कबल सबसे ज्यादा केस तमिलनाडु में। उसके अलावा केरल में 25,820, छोटा सा स्टेट है, 25,820 केसेस। वेस्ट बंगाल 18,422 केसेस। ये वो स्टेट्स है जहां पर इलेक्शन हुए थे। महाराष्ट्र में केसेस अभी कम हुए हैं, 26,000 हो गए हैं। कर्नाटक में 25,979 केसेस, ये एक दिन पहले का ये डेटा है। बाकी जगहों पर डेटा जो है वो आदाद-ओ-शुमार कम है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि इन आदाद-ओ-शुमार पर आप किसी भी तरह से कोई शक कीजिए। यह सरकारी एजेंसियों, सरकारी अमले के जरिए इकट्ठा गया डेटा है और हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। आगे बढ़ते हमारे साथ विक्रम बिधूरी, तर्जुमान बीजेपी के हैं। विक्रम बिधूरी साहब, क्यों ऐसा हो रहा है कि कोरोना
से फाइट करने के लिए अभी भी दूसरे मुल्कों से मदद आ ही रही है। इसी बीच लोग जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 4,454। क्या कुछ कमी रह गई थी सरकारों से, और क्या आने वाला जो वेव है उससे पहले हम तैयारी कर लेंगे उसकी? देखिए, मेरा इसमें सबसे पहला ये है कि अगर हम पहली वेव की तरफ ध्यान दें, जब एक कोरोना काल का पहला अध्याय हमने अपनी आंखों के सामने देखा और ये महामारी हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में थी, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा प्रयोग उस समय जो किया था, लॉकडाउन, वो हमारे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर कारगर सिद्ध हुआ था। और उसी समय उन्होंने एक बहुत अच्छी और एक बहुत बड़ा मूल मंत्र देश को दिया था, देश के 130 करोड़ लोगों को दिया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ढिलाई कौन करता देखा गया? क्या ढिलाई सिर्फ जनता ने की या क्या ढिलाई नेताओं ने भी की? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उनकी अपील देश के 130 करोड़ लोगों से थी कि जब तक दवाई नहीं, दवाई इन द सेंस जब तक वैक्सीन हमारी तैयार नहीं हो जाती, तब तक मेरा देश के लोगों से अपील है कि वो तब तक किसी प्रकार की ढिलाई ना बरतें। जैसे मास्क लगाना, हमारे डॉक्टर लगातार हमसे बार बार निवेदन करते रहे हैं कि जब तक जो प्रॉपर मास्क है उसकी आदत हमें अभी डाल लेनी चाहिए। और मुझे लगता है क्या ढिलाई अस्पतालों में भी हुई? क्या ढिलाई अस्पतालों में हुई? वहां बेड नहीं है, वहां ऑक्सीजन नहीं है, ये ढिलाई किसकी थी? मेरी बात खत्म करने दीजिए ना। तो कहीं ना कहीं जब उनका जो पहला मंत्र था कि भाई जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई, उसके बाद तुरंत उन्होंने जो वैक्सीनेशन, आप हम सबको गर्व करना चाहिए कि भारत विश्व के अंदर पहला ऐसा देश था सर जी, कल का डेटा है 4,454 अमवात, 4,454 मौतें हैं। किस पे गर्व करें हम? आप मैं बता रहा हूं किस पर गर्व करेंगे। हम गर्व करेंगे कि विश्व के अंदर सबसे पहले वैक्सीन तैयार करने वाला भारत हमारा देश था, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली डोज हमारे देश के अंदर 16 जनवरी को लग गई। ठीक है, ये मैं इसको इस अध्याय को, आपके इस एपिसोड को किसी राजनीति के, मैं दूसरे वेव की बात कर रहा हूं आपसे। प्लीज जरा दूसरे वेव पर कुछ रोशनी डालिए और तस्वीरों को भी देखिए। अगर आप देख पा रहे हो कि किस तरह से नदियों के किनारे, गंगा नदी किनारे लाशें दफनाई जा रही है और वो लाशें तैरती नजर आ रही है। किसकी कमी है, किसकी ढिलाई है ये? मैं उसी दूसरी वेव पर आ रहा हूं। जब उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को हमारे देश के अंदर सफलतापूर्वक वैक्सीन की डोज जब लग गई थी, तो लगातार देश के लोगों से कहा स्टेज बाय स्टेज की, पहले कोरोना वॉरियर्स को मिले, फिर बुजुर्गों को मिले। सर वो बहुत लंबी कहानी, उसके लिए मुझे 4 घंटे बैठने पड़ेंगे आपके पास। मैं आपके पास फिर आता हूं, आप बने रहिए प्लीज, हमारे साथ बने रहिए। हमारे पास दूसरे मेहमान भी हैं, असित नाथ तिवारी है, तर्जुमान कांग्रेस। असित, क्या ये सिर्फ जो है इल्जाम और जवाबे इल्जाम सिर्फ यही होता रहेगा जो मध्य प्रदेश में भी अभी देखा जा रहा है? क्या इसकी वाकई कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए? जो गलती हो गई सो हो गई, आगे कैसे इसको रोका जाए, कहीं पर काहिली ना हो? सड़कों पर चलने पर आपको हर जाना, आवाम को भुगतना पड़ता है, चालान काटे जाते हैं, लेकिन अस्पतालों में अगर ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं, तो तब किसका चालान कटेगा? तब आम आदमी का ही चालान कटेगा और वो चालान कटा के ऊपर पहुंच जाएगा। आवाज मिल रही है आपको विशाल जी? जी हाँ, बिल्कुल मिल रही है जी। देखिए, सरकार की काहिली पर भी चालान आम आदमी का ही कटता दिख रहा है। फिर वो ऊपर चला जाता है और फिर उसकी लाशों को कुत्ते और चील कौवे नोच रहे होते हैं। तो चालान तो उसी का कटना है, सरकार का नहीं कट रहा है। लेकिन विशाल जी, मुद्दा ये है कि अब इस पर बहुत चीखने चिल्लाने से क्या फायदा। हमें ये देखना है कि हम अब इस वेव को रोकें कैसे। कुछ तो कंट्रोल हुआ है, डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं। तो हमारे पास अभी जो फिलहाल उपलब्ध है पूरी दुनिया के पास, वो है एक वैक्सीन। भारतीय जनता पार्टी के जो तर्जुमान बता रहे थे कि दुनिया में सबसे पहले हमने वैक्सीन बना ली, तो उनकी जानकारी दुरुस्त नहीं है। दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन हमने नहीं बना ली, और उनको ये भी नहीं पता है कि आधार पुना वाला की जो कंपनी है, उसका फॉर्मूला भी उनका अपना नहीं है, वो भी विदेशी फॉर्मूला है, इनका अपना नहीं है। और हमने पहली वैक्सीन, लेकिन ठीक है, हमारे वैज्ञानिकों ने अच्छा काम किया। तो अब हमें वैक्सीनेट करना है। तो वैक्सीनेट कैसे करेंगे? जब हमारे पास वैक्सीन हो। हमें 1 करोड़ वैक्सीन दुनिया के उन देशों को देना था जो देश निहायत जरूरतमंद है, या हम कह सकते हैं कि हमसे थोड़े गरीब लोग हैं। तो हमें 1 करोड़ वैक्सीन उनको देनी, हमने दे दी। हमें 1 करोड़ 80 लाख वैक्सीन यूएनओ को देना है। यूएनओ का जो प्रोग्राम है कोवैक्स, तो हमें उनको भी देना है। चलिए, वो हम दे रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएंगे कि 7 करोड़ वैक्सीन जो बेचा गया कैश के लिए, नकद बेचा गया,
अपने देश में वैक्सीन नहीं है, हम वैक्सीनेट नहीं हो पा रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमें चील कौवे नोच रहे हैं, और क्या अपने देश का उत्पादन वैक्सीन बेचना जरूरी था? पहले तो अपने मुल्क को वैक्सीनेट करना था। आपने गरीब मुल्कों को दिया 1 करोड़, बहुत अच्छा काम। यूएनओ को तो देना ही देना था 1 करोड़ 80 लाख, बहुत अच्छा काम। लेकिन बाकी जो 7 करोड़ अब तक आपने बेच दिए, वो क्यों बेचे भाई? अपने लोगों को लगवा लेते ना पहले। तो देखिए, बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। कह रहे हैं कि भाई लोगों ने मास्क नहीं लगाया। आप पूरे चुनाव के दौरान मुझे कहीं एक तस्वीर दिखा दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, मंच पर तमाम लोग हैं, उन्होंने मास्क लगाया क्या? गृह मंत्री ने मास्क लगाया क्या? देश देखता है इन्हें, और देखता है तो इनसे मैसेज लेता है। वो लोगों ने देखा, यार इतनी भीड़ है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उन्हें कोरोना ही नहीं हो रहा, हमें हो जाएगा। लोग लापरवाह हो गए। गृह मंत्री जा रहे हैं, इतने लोगों के बीच जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उन्हें कोरोना नहीं हो रहा, हमें कोरोना हो जाएगा। जेपी नड्डा जी इतने बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं, उन्हें कोरोना नहीं हो रहा, हमें हो जाएगा क्या? लोगों में एक गलत मैसेज गया, और इस गलत मैसेज ने वाकई इस देश को मुर्दों का देश बना दिया। आप देखिए ना, इससे ज्यादा दुर्दशा, विशाल जी आपने या डॉक्टर साहब बैठे हैं, बाकी लोग बैठे, हमने इतिहास की किताबों में भी नहीं पढ़ा था कि चील कौवे नोच रहे हैं, सियार कुत्ते इंसानी लाशों को नोच रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ था धरती का हाल? तो ये गलतियां स्वीकार कर लेने में क्या हर्ज है? ये है, देखिए, वैक्सीनेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। और वैक्सीन अगर बेच के खाने की आदत है, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दी, बैंक बेच दिया, वैक्सीन भी बेच गए, तो भैया हम मर जाए तो हमारी लाशों का भी सौदा कर लो ना, अगर कोई खरीदार मिले तो। असल मैं इस पे जवाब लूंगा थोड़ा कि कहां पे हमें क्या करना है। एक सिर्फ जानकारी दे दूं कि जो ऊपर की पट्टी में हमने एक जो डेटा दिया है कि 24 घंटों में वो 4,454 अमवात है, वो एक 4 मिस हो गया तो 454 है, उसे मैं भी सही करा लेता हूं, हमारे पीसीआर की टीम से सही कर लेगी। 4,454 मौत है 24 घंटों के अंदर, जो पिछले 24 घंटे में 4,454 अमवात हुई है। तो वो जरा टाइपिंग मिस्टेक है वहां पे। अब लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है, मैं जानना चाहूंगा अनिल मिश्रा के पास, सामाजिक कारकुन। अनिल जी, एक सवाल तो यहाँ पर अहम है कि बेशक कुछ गलतियां आवाम की तरफ से हुई होंगी, अभी जो बातें सामने आ रही हैं कि जो कोरोना का ये पैंडेमिक है, अभी ये सेकंड लहर में है, और ये कितना खतरनाक है या नहीं है, आंकड़े अपनी जगह पे है, लेकिन ये भी एक आंकड़ा है कि 24 घंटों में जो पिछला 24 घंटा बीता है उसमें 4,454 मौतें होती हैं। जाहिर सी बात है ये आंकड़े थोड़े डराते हैं। जिन किसी रियासतों में भी जहां भी कहीं लॉकडाउन लगा है उसने 10 दिन के लिए, अगले 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। सवाल इस बात को लेकर है कि जो इसमें एक बहुत बड़ा मसला आता है, जो रोजाना कमाने खाने वाले लोग होते हैं, उनकी जो जरूरतें वो पूरी नहीं हो पाती। कितना ये नुकसान पहुंचा रहा है इकोनॉमी को, और खास तौर से ऐसे लोगों को जो रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं? अनिल मिश्रा जी। विशाल भाई, बहुत संवेदनशील मुद्दा है और बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है। सबसे पहले तो पिछली लहर के दौरान और इस बीच में भी वो लोग कि जिन्होंने आगे आकर के अपनी जान की परवाह किए बगैर मानवता की सेवा की है, डॉक्टर, नर्सेज हैं, पुलिसकर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, आपके सफाई कर्मी रहे, और कहीं कहीं शिक्षक भी रहे हैं, समाज सेवी और स्वयंसेवी संगठन रहे हैं, और उनमें से काफी लोगों के प्राण भी गए हैं। सबसे पहले मैं उनको सैल्यूट करता हूं और उनको जो है वो अपने इस बात के लिए प्रणाम करता हूं कि अपनी जान की परवाह करे बगैर भी उन्होंने इंसानियत की हिफाजत का परचम लहराने की बात की। लेकिन एक बात आती है, एक सवाल है कि कोरोना का कहर ये कब तक चलेगा? अगर इस सवाल की तह में हमको जाना है तो हमको ये भी देखना होगा कि कोरोना की जब पहली लहर आई और उसके बाद में दूसरी लहर के बीच में क्या क्या व्यवस्था का सवाल था, क्या क्या कमजोरियां रहीं, पिछली गलतियों से क्या सबक हमने लिया कि नहीं लिया। बात पहले नंबर पे आती है, व्यवस्था का प्रश्न था। दूसरी बात यह कि क्या सही समय पे सही आकलन हम नहीं कर पाए, क्या हमें पूर्वानुमान नहीं था कि दूसरी लहर आएगी। और आज भी जब हम बात कर रहे हैं विशाल भाई, तो हम बात ये कर रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी। आज हम कहते हैं कि दूसरी लहर पहली लहर से खतरनाक है, और उसके साथ में हम तीसरी लहर का भी अंदेशा जाहिर कर रहे हैं, क्या उससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। हमने क्यों वो गलतियां की कि जो गलतियां हमको नहीं करनी चाहिए थी। पिछली कोरोना लहर गुजर जाने के बाद में कौन कौन सी बाधाएं थी, कौन कौन सी परेशानियां आई थी, और उनसे हमने सबक क्यों नहीं लिया। प्लानिंग का अभाव था,
कहीं ना कहीं हमने पिछले अपने भूतकाल पे दृष्टिपात न करते हुए भविष्य की कोई एक प्लानिंग सही तौर पे नहीं बनाई थी। एक जो खबर हमने आपको सुर्खियों के तौर पे बताई थी, वो खबर ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। सबसे पहले जो हमने हेडलाइन बताया था उसमें से खबर ये थी कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी के रुकने असेंबली, यानी मेंबर, वो असेंबली के मेंबर हैं, और वो नंद किशोर, वो जो है खुद रियासती हुकूमत के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और रियासत में ऑक्सीजन की कमी की जांच का मुतालबा करवाने के लिए कहते हैं। इससे पता चल रहा है कि हमारी तैयारी क्या थी और हमें क्या करना चाहिए था। मैं इस पर एक सवाल करूंगा फिर से डॉक्टर साहब से। डॉक्टर कंवर साहब, क्या जो हमारा मेडिकल सेक्टर है, क्या उसने पूरे मजबूत तरीके से या पूरे कहते हैं ठोक करके दावे के साथ इस बात के लिए सिस्टम को या गवर्नमेंट को आगाह नहीं किया था कि दूसरी लहर बहुत खतरनाक हो सकती है? वक्त भी मिला था, लेकिन ये कॉम्प्लेसेंसी का ही एक उदाहरण है कि वो बल्कि जो स्ट्रक्चर्स बनाए भी गए थे, जो टेम्पररी फैसिलिटीज भी बनाई गई थी, वो भी डिसमेंटल कर दी गई। और जहाँ के काफी खर्च भी किया गया था, वहां पे इक्विपमेंट्स भी, मेडिकल इक्विपमेंट्स डाली गई थी, एयर कंडीशनिंग का अरेंजमेंट किया गया था, वो सारा कुछ डिसमेंटल हो गया और एज इफ कोरोना आया चला गया और दोबारा कभी कुछ होगा नहीं। हालांकि हिस्टोरिकली उनको ये चीज समझनी चाहिए थी कि जो ये वेव है या जो ये बीमारी है, ये 1918 में जो 100 साल पहले इन्फ्लुएंजा आया था, स्पेनिश फ्लू आया था, उसी से मेल खा रही थी, बिल्कुल उसी तरह का बिहेवियर था और उसमें भी वेव्स आई थी और सेकंड वेव ज्यादा खतरनाक थी। और हम ये भी देख रहे थे कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में, खासकर अमेरिका में भी वो वेव्स की तरह से चल रहा था, एक स्टेट से दूसरी स्टेट कभी कुछ हो रहा था। उसके बावजूद इन्होंने बिल्कुल ही कंप्लेसेंसी शो की और ये जो इलेक्शन रैलीज, ये जो कुंभ मेला, या दिस वाज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। और मैं सोचता हूँ इलेक्शन कमीशन भी सो रहा था क्या? उनको नहीं समझती कि ऐसे हालात हो रहे हैं, पीपल आर डाइंग, पीपल आर सफरिंग, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं और उनको इलेक्शनियरिंग पे कुछ बंदिश लगानी चाहिए थी। बिल्कुल, चाहे मुझे लगता है कि शायद माजी की गलती से हम कुछ सबक लें। विक्रम विदुरी साहब, क्या हम अगर तीसरी लहर कोई आती है और वो भी बहुत खतरनाक हो सकती है, जैसा कि कई सेहत के जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं, क्या उसके लिए हमारा सिस्टम तैयार है, तैयारी कर रहा है? देखिए, बिल्कुल तैयारी कर रहा है। अभी आपने प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर माह के अंदर ही देश के सभी राज्यों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा कर दी थी। हर राज्य के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दी थी। पीएम कैरियर, मैं दिल्ली का ही अगर उदाहरण दूं, अकेले दिल्ली के अंदर ही 8 ऑक्सीजन प्लांट की उन्होंने मंजूरी दे दी थी, उसका फंड भी दे दिया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब राज्य की सरकारें पूर्वग्रस्त थी और कोरोना में भी राजनीति करने की साजिश रच रही थी। अभी हाल ही के अंदर मैं जो बार बार देखता हूँ कि कांग्रेस के लोग या जो भी इस प्रकार के, ये वही लोग हैं जिन्होंने लगातार वैक्सीन पर ही परसेंट लगाना प्रारंभ किया। मैंने तैयारी की बात की है, तीसरे फेज की तैयारी चल रही है। अब सुनिए, तीसरे वेव की जो बात है, लगातार अभी हाल ही के अंदर मुझे लगता है अगस्त तक लगातार जो हर माह प्रति माह 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की व्यवस्था लगभग हो चुकी है। आज 40 देश हमारी सहायता के लिए तुरंत आगे बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस महासंकट के साथ, मतलब आत्मनिर्भर होने में भारत को थोड़ा सा कुछ लगता है कभी रह गई, हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ रही है। आत्मनिर्भर हम आज अपने बलबूते पर अपनी वैक्सीन तैयार करा पाए, जिसको हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे फिर भी 40 देश मदद करेंगे तब जाके हमारा बेड़ा पार लगेगा। उसके बावजूद कितने लोग इस दुनिया से चले गए। चलिए, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर ये कोरोना का कहर कब तक बना रहेगा, चूंकि हर रियासतें जहां जहां भी लॉकडाउन लागू है, सब लॉकडाउन की जो मियाद है उसे बढ़ाती चली जा रही हैं। जो रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं उनका पेट कैसे चलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। किसी भी सरकारी ऐलान का 100% अमल उस तरह से नहीं हो पाता है कि गरीबों के चूल्हे जल पाएं। इसमें एक सवाल अहम है और इसमें जो आम इंसान का किरदार है, हमें कम से कम अपनी ओर से यह ध्यान देना है अपनी तरफ से कि हम इसमें कहीं से भी लापरवाही न बरतें कि यह मजीद और फैले। शुक्रिया, आदाब।